आज हम सीए इंटर का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही नज़रिए से अगर यदि आप देखेंगे तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको लाइफ में इस चैप्टर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसी के साथ साथ ये चैप्टर हमारे समाज के लिए, इस देश के लिए, हर किसी के लिए, एक आम नागरिक से लेके एक हाई क्लास व्यक्ति से लेकर एक मिडिल क्लास, लोअर क्लास व्यक्ति का इस चैप्टर से क्या संबंध है, आज के इस चैप्टर में मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आखिरकार ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों का किया क्यों जाता है। क्या कारण है कि कंपनियों को डायरेक्टली बंद नहीं किया जाता। सरकार चाहे तो कंपनी को डायरेक्टली लिक्विडेट कर सकती है, वाइंड अप कर सकती है, लेकिन कंपनी को डायरेक्टली वाइंड अप या लिक्विडेट करने के सिवाय गवर्नमेंट कंपनी को एक बार दोबारा से चलने का मौका देती है। एक बार दोबारा से कंपनी को अपनी प्रोग्रेस को दिखाने का मौका दिया जाता है। जब दोबारा से कंपनी को चलने का मौका दिया जाता है, उसी प्रोसेस को आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जिसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। एक कंपनी कैसे अपनी बैड फाइनेंशियल पोजीशन से निकलकर अपने आप को दोबारा से इस मार्केट के अंदर रिवाइव कर सकती हैं और एक अच्छी सिचुएशन के अंदर पहुंच सकती हैं। तो ये चैप्टर आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। चाहे आप अपनी लाइफ में प्रोफेशनली इसकी वैल्यू देखना चाहे या फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वैल्यू देखना चाहे, या अगर यदि आप अपनी देशभक्ति के प्रति ज़्यादा जागरूक हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारे लिए बहुत अहम बात है। हम अपने देश के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन संपूर्ण दुनिया के बारे में भी सोचते हैं। तो ये जो चैप्टर हैं, ये सिर्फ देश के लिए नहीं, इस संपूर्ण दुनिया के लिए। अगर यदि कोई इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, हम यहाँ पर इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि हम ये जो प्रोसीजर देखेंगे ये इंडियन प्रोसीजर देखेंगे, लेकिन इस प्रोसीजर को देखकर आपको इतना अवश्य समझ आ जाएगा कि कंपनियों को कैसे बचाया जा सकता है। जिस तरह से लोगों के डॉक्टर होते हैं, जिस तरह से पशुओं के डॉक्टर होते हैं, वेटनरी सर्जन होते हैं, उसी प्रकार आप सब बच्चे जो सीए करने जा रहे हैं, आप लोग कॉरपोरेट डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं। जिस तरह से किसी बीमार व्यक्ति की एक डॉक्टर इलाज करके जान बचाता है, एक वेटनरी सर्जन किसी बीमार पशु की जान बचाता है, वैसे ही एक बीमार कंपनी को कैसे बचाया जाए, ये आप लोगों को सीखना है, ताकि भविष्य में इस देश में आर्थिक मंदी से इस देश को ना गुजरना पड़े, इस देश की तरक्की होती रहे, इस समाज की तरक्की होती रहे। तो इस लिहाज से भी अगर यदि आप देखेंगे तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंपनी को बंद क्यों नहीं किया जाता है, और कंपनी को बंद किया जाए तो उससे क्या क्या इफ़ेक्ट हमारी सोसाइटी पर पड़ सकते हैं। आप सबसे पहले एक छोटी सी मैं आपके सामने वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहूँगा, तो आप एक बार इस वीडियो क्लिप को ज़रूर देखिएगा। हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी थी, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थी, जो कि बहुत पुराने टाइम में जब केबल्स के थ्रू आपके टीवी या जो केबल के थ्रू आपकी फ़ोन की कनेक्टिविटी होती थी, उस टाइम पर ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में थी। लेकिन जिस हिसाब से समय बदला, टेक्नोलॉजी बदली, उसके साथ इसका सर्वाइवल करना बड़ा ही मुश्किल हो गया। इसे भी रिवाइव करने की कोशिश की गई सरकार के द्वारा, इसे भी रिवाइव किया गया, लेकिन ये कंपनी नहीं बच पाई।
आखिरकार एक कंपनी जब नहीं बच पाती है तो उस कंपनी का समाज पर क्या असर पड़ता है। आज की ये वीडियो मैं उसी के लिए आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस पता चले कि आप कैसे सीए के अंदर ये सब सीख कर इस समाज की मदद कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप किसी भी चैप्टर को शुरू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इसको कहाँ पर यूज कर सकते हैं और इस सोसाइटी के ऊपर, इस समाज के ऊपर इस चैप्टर का क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ये चैप्टर क्यों जरूरी है। तो यही आपको ये वीडियो दिखाएगी, यही वीडियो आपको शो करेगी। तो एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड कंपनी के बंद होने के कारण देश का एक बहुत बड़ा तबका भारी दुखों का सामना करने को मजबूर है। हजारों घरों का जीवन अस्त व्यस्त सा नजर आता है। हजारों परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक नौकरी थी और वो थी हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड कंपनी में। कंपनी के बंद होने के कारण इन परिवारों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है। इन परिवारों को अगर जल्द ही कहीं दूसरी नौकरी ना मिली तो इनके लिए घर के खर्चे, बच्चों के स्कूल की फीस, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, सब सपने मात्र सपने ही रह जाएंगे। कंपनी के बंद होने से पहले कंपनी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए स्कूल देखिएगा, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि हमारा जो समाज है वो कंपनियों के बारे में बहुत कुछ गलत बातें भी आपको सुनने को मिलती होगी। समाज का जो कॉरपोरेट कल्चर के बारे में जो एक नज़रिया है वो बहुत गलत है। कंपनियों को लोग एक हल्की नज़र से, घटिया नज़र से देखते हैं। पैसे वालों को लोग गलत नज़र से देखते हैं। लेकिन जो ये कंपनियां हैं इनका हमारे समाज पर अगर यदि ये ना रहे तो क्या असर पड़ सकता है, यह आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। अभी आपके सामने जो ये इमेज दिख रही है, जो इस वीडियो की अंदर की एक क्लिप है जिसके अंदर लिखा हुआ है, दिस हॉस्पिटल बिल्डिंग इज इनॉग्रेटेड ऑन 50th अगस्त 1987 बाय श्री जी आर रेड्डी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एमएस हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड। यानी कि ये एक हॉस्पिटल है जो कि हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के द्वारा चलाया जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये कंपनियां हमारे समाज के अंदर चलाती हैं। मेरे को आज भी याद है, जब आज से लगभग 10 साल पहले की बात है, मेरी जो बहन है वो एक नॉर्मल से परिवार में है। तो जीजा जी हैं, वो प्राइवेट जॉब है कंपनी में। तो उस टाइम पर एयरटेल कंपनी का एक स्कूल चलता था जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाता था। तो उस समय जो मेरी बहन का लड़का था, भांजा था, वो स्कूल में जाता था। वहाँ पर उसे फ्री में कपड़े मिलते थे, फ्री में खाने को मिलता था, फ्री में पढ़ने को मिलता था। और बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है। ऐसे में जहाँ पर पेट भरना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर शिक्षा के बारे में सोचना बहुत बड़ी बात है। और गवर्नमेंट स्कूल्स की क्या हालात हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की क्या हालात है, वो आप जानते हैं। अभी आप आगे चलकर इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे गवर्नमेंट कंपनियां बंद हो रही है और इसके पीछे क्या कारण है। सरकार इसके पीछे कारण नहीं है, इसके पीछे आम जनता कारण है, और वो मैं बताऊंगा कि क्यों और कैसे। फिलहाल आप इस वीडियो को आगे देखिए। स्कूल हॉस्पिटल चलाती थी। यहाँ पर इन हजारों लोगों को नौकरी मिली हुई थी। इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल और स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल मिले हुए थे। इस स्कूल में तीसरी से 12वीं क्लास तक की पढ़ाई मुफ्त होती है। एडमिशन के बाद यहाँ बच्चों को स्टेशनरी, यूनिफॉर्म से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और खाना मुफ्त में मुहैया किया जाता है। ऐसे बच्चों को एजुकेशन दी जाती है जिनके पेरेंट्स की आमदनी 1.5 लाख रुपए सालाना से कम है। एडमिशन के लिए बच्चों का छोटा सा टेस्ट लिया जाता है। यहाँ पढ़ने का तरीका बेहद ही आधुनिक है। बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन के साथ साइंस और स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेने का मौका मिलता है। इस स्कूल में अभी करीब 1100 स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। अब कंपनी ही बुरी स्थिति के चलते बंद की जा चुकी है। कंपनी के मुनाफे घाटे में बदल चुके थे, जिसके चलते कंपनी के पास कर्मचारियों को उनकी सैलरी देने का भी सामर्थ्य नहीं रहा और मजबूरन कंपनी के प्लांट्स को बंद करना पड़ा। तो ये जो आप ऑफिस देख रहे हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का काम हुआ करता था, ठीक है। अब ये बंद हो चुका है, अब बहुत पहले ही बंद हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं
कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स का काम होता है, यहाँ पे जो वर्कर्स का काम होता था वो नहीं होता था, वो अभी दूसरी जगह है। तो मैं आपको वहां भी ले चलूंगा। उससे पहले मैं आपको ये जगह दिखा दूं, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या होता था। गाइस तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इंटरेस्ट हुआ करता था। यहाँ से सब लोग जितने भी वर्कर्स वगैरह थे, ठीक है, वो अपने अर्जी वगैरह लेके आया करते थे। अब जब प्रॉफिट्स ही नहीं रहे और कंपनी बंद हो चुकी है तो हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड कंपनी के स्कूल्स को चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा? ऐसे में आज ये स्कूल भी बंद हो चुके हैं और इनकी इमारतें खंडहर बनी खड़ी है। हम लोग आए आज को हमारे हिंदुस्तान केबल्स की हाई स्कूल पे। तो गाइस ये हाई स्कूल पहले कैसा था और अभी कैसा है, चलो आप लोग को दिखाता हूँ। ये स्कूल पहले 4-5 साल से बंद है। तो गाइस अभी हम लोग चलो इसके अंदर जाते हैं, देखते हैं अभी स्कूल का क्या हालत हो गया। পশ্চিম বর্ধমান জেলার কালামপুর ব্লকে যতগুলি স্কুল বন্ধ হয়েছে তার মধ্যে হিন্দুস্তান কেবলস হাই স্কুল অন্যতম। এই স্কুল থেকে একসময় বেশ নামকরা ছেলে মেয়ে পাস আউট হয়েছে এবং বর্তমানে তারা আজকে ব্যাংকের ম্যানেজার অথবা কেউ ইঞ্জিনিয়ার। मजदूर संघ अपना आक्रोश जाहिर करने के लिए रैलियां निकल रहे हैं। देखिएगा, होता क्या है कि जब कंपनियां बंद होती हैं, कंपनियों के पास प्रॉफिट नहीं होता, तो कंपनी जो स्कूल चलाती है, जो हॉस्पिटल चलाते हैं, मजबूरन उनको भी बंद किया जाता है। जिससे क्या होता है कि जो गरीब परिवार हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास ना स्वास्थ्य बचता है, ना शिक्षा बचती है, और जो वर्कर्स हैं उनका रोजगार छिन जाता है। ऐसे में क्या होता है कि जो अपोजिशन पार्टियां होती हैं वो भी लाभ उठाती हैं। अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट जो कि इस समय सत्ता में है उस पर उंगलियां उठाती हैं। आम जनता इस बात को समझ नहीं पाती। मैं इस समय बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में है तो आप ये मत समझिए कि मैं बीजेपी का समर्थक हूँ। मैं ना बीजेपी का समर्थक हूँ और ना ही कांग्रेस का समर्थक हूँ। मेरे लिए सिर्फ वही पार्टी महत्वपूर्ण है जो देश के हित में काम करे, समाज के हित में काम करे। लेकिन आम जनता की बात कर रहा हूँ कि जैसे ही कुछ भी होता है तो जो अपोजिशन पार्टी होती है वो जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है उस पर उंगलियां उठाती हैं। इस केस में भी यही हुआ। अपोजिशन पार्टी ने सत्ता में बैठी पार्टी के ऊपर उंगलियां उठाई। मजदूर संघ, जिसमें कि कुछ सत्ताधारी लोग भी शामिल थे, वो मजदूरों को भड़काते हैं, दंगे करवाते हैं। हालांकि मजदूरों की मजबूरियां होती हैं। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास एक ही नौकरी होती है, कंपनी की वजह से ही उनका घर चलता है। ऐसे में कंपनी बंद होने से उनको दिक्कतें होती हैं। देखिए, अभी आगे वीडियो देखिए आप। कुछ लोग सत्ता में बैठी बीजेपी की मोदी सरकार को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और सरकार से कंपनी को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि अपोजिशन पार्टी इसमें बहुत बड़ा रोल खड़ा करती है। जो सत्ता में बैठी होती है उस गवर्नमेंट के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। हालांकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है एक कंपनी को चलाने के लिए, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि कंपनी को चलाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। इस चैप्टर में आगे चलकर आपको पता चलेगा कि ऐसी क्या स्थिति होती है कि मजबूरन कंपनी को बंद करना पड़ता है सरकार के द्वारा। अन्यथा कोई भी सत्ता में बैठी सरकार ये नहीं सोचेगी कि जिस समय वो सरकार की यानी कि जिस समय उसकी पार्टी सत्ता में है, उसकी सरकार है, देश के अंदर बेरोजगारी बढ़े। क्योंकि अगर यदि बेरोजगारी बढ़ी तो अगली बार उसे इलेक्शन के अंदर हार का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में हर गवर्नमेंट यही चाहेगी कि उसके कार्यकाल में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, देश ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करे। ऐसे में क्या कोई सरकार कभी चाह सकती है कि कंपनियां बंद हो? लेकिन मजबूरी
के चलते कंपनियां बंद करवानी पड़ती हैं। मैं फिर से बोलता हूं कि आप इस वीडियो को देखकर ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं बीजेपी समर्थक हूं। मेरे लिए कोई भी जो पार्टी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस समय किसान आंदोलन हुआ था उस समय मैंने बीजेपी का, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने बहुत खुले तौर पर वीडियो बनाई थी कि बीजेपी इस समय बिल्कुल गलत है। देखिएगा, कानून सही थे या गलत थे, लेकिन अगर यदि किसान महीनों तक सड़कों पर बैठे हैं और यदि वो देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं तो देश के प्रधानमंत्री को एक बार आकर अवश्य मिलना चाहिए। अभी आप इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर वापस जाते हैं, आप आगे वीडियो देखिए। नहीं आता है स्कूल में, अब बिजली भी नहीं है, बल नहीं, कारण नहीं, ये बच्चों लोग काम किए। आप इस व्यक्ति के चेहरे को ध्यान से देखिए। शायद हो सकता है कि आपको भी आंखें नम जरूर हो जाए, आंसू आए या ना आए, लेकिन इसकी जो आंखों में जो दर्द है, जो इसका दुख है, वो इसके चेहरे से आप स्पष्ट पढ़ सकते हैं। मोदी जी हम लोग जानना चाहता है, हम जाना है ट्रीटमेंट को, हम नीचे नहीं चलना है, अलग कर देना ये अगर किसी नए संगठन का गठन हो रहा है, अर्थात किसी नई कंपनी का गठन हो रहा है, हम लोगों ने स्वेच्छा गैरेज ले लिया, क्योंकि कंपनी तो बंद हुई, हम लोगों ने एक्सेप्ट किया जो कंपनी का गठन हो रहा है। अभी आपने देखा यहाँ पर बोल रहा है कि इनसे कहा गया कि एक नई कंपनी का गठन हो रहा है। हालांकि ऐसा कई बार गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है ताकि जो इसको बंद करने की प्रक्रिया है उसको आसानी से किया जा सके और जनता के अंदर ज़्यादा आक्रोश की वजह से कोई परेशानी ना हो। और दूसरी बात इसने अभी कही कि हमारे से VRS वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसके थ्रू हमें कंपनी से बाहर निकाला गया। हालांकि वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है सरकार के द्वारा जो की गई, और सरकार को ऐसा, कंपनियों को ऐसा, सरकार सॉरी मैं गलत बोल रहा था, लेकिन ये गवर्नमेंट कंपनी थी इसलिए मैंने ऐसा बोला। और ये कंपनी जो थी ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू होके लिक्विडेट हुई थी, तो इंसॉल्वेंसी के केस में सरकार के द्वारा, मतलब कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा जो जो डायरेक्शन दी गई, इसलिए मैंने इसके केस में बोला कि सरकार के द्वारा। तो जो VRS स्कीम जो दी गई वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है एम्प्लॉयज़ के लिए, खासकर ऐसी कंपनियों में जो कि बंद होने के कगार पर हैं, क्योंकि ऐसी कंपनियों में अगर यदि VRS भी ना मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है। VRS किस किस कंपनी में दिया है, अभी क्या कोई ऐसी कंपनी है जो कि बंद होने के कगार पर हैं और जिसने अभी कुछ समय पहले VRS दिया? हम आगे चल के मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल दूंगा, फिलहाल इस वीडियो को आगे देखिए। हम लोगों ने स्वेच्छा गैरेज ले लिया, क्योंकि कंपनी तो बंद हुई रही थी, तो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि हो सकता है कि आने वाला समय यहाँ के इलाके वासियों के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों को सपने दिखाए गए कि नई कंपनी आ रही है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहाँ पर इसको टेक ओवर करेगी, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, चीट किया है। रहने का कोई प्रबंध नहीं है यहाँ पर, यहाँ मैंने व्यवसाय सब ठप पड़ा हुआ है। जब से बाबुल सुप्रो यहाँ पर एक बार आए कि कारखाना चालू होगा बोल के गए, किंतु उसके बाद कोई मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं हुआ। बाबुल सुप्रो तो फिर से खड़ा हुआ, उनसे और उम्मीद नहीं रहा। अभी आप देख रहे हैं जो न्यूज़ वाले होते हैं ना, सामने पब्लिक की बुरी दशा है, कंपनी बंद हो रही है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, लेकिन इस समय भी पॉलिटिकल पार्टी की बातें चलती हैं। तो यहीं से जो ये सब जो राजनीतिक बातें होती हैं वो जन्म लेती हैं। हालांकि खैर हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ कॉरपोरेट वर्ल्ड की बातें करेंगे।
कंपनी के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे, लेकिन ऐसा चल रहा है, इसके कारण मैंने आपको ये कंप्लीट डिटेल में बता रहा हूँ कि कैसे क्या होता है जब एक कंपनी बंद होती है। उम्मीद था, उम्मीद का ओपिनियन जमा के किया कि होली होली खिलवाया कि हाँ भाई अब केबल्स कारखाना चालू होगा या धंधा पानी चलेगा, स्कूल खुलेगा, बिजली आएगा, पानी आएगा, क्योंकि जो भी बचा कुचा था वो आने के बाद ऐसा लगा कि वो भी चल गया। अच्छा क्या चाहेंगे, वोट में अगर बाबू सुप्रीम को दिए तो आज ही जो दशा क्लास में जो कटोरा लेके भीख मांगने का नौबत आ जाएगा। तो अभी हमने देखा कि एक कंपनी को यदि बंद कर दिया जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, यानी कि कंपनी को बंद करना बिल्कुल उचित नहीं है। ये बिल्कुल सही नहीं है कि कंपनी को डायरेक्टली लिक्विडेट कर दिया जाए, वाइंड अप कर दिया जाए। जहां तक हो सके एक कंपनी को बचाने की कोशिश की जानी चाहिए। यही अच्छा रहेगा एक देश के लिए, एक समाज के लिए, उस कंपनी के लिए, एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए, हर किसी के लिए। एक कंपनी यदि बंद होती है तो उसका इफेक्ट सिर्फ उस कंपनी या उस समय की गवर्नमेंट या इकोनॉमी पर नहीं पड़ता, इसके अलावा भी आम लोगों पर भी उसका असर पड़ता है। बहुत हद तक उसका असर कहाँ कहाँ पर पड़ता है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखते हैं आगे का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो यदि एक कंपनी को बंद किया जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट उसका जो इफेक्ट पड़ता है, जो फर्स्ट पॉइंट यदि हो सकता है तो वो इफेक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर। आप यदि एक सीए के स्टूडेंट हैं तो आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज अवश्य रही होगी कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, देश की इकोनॉमी क्या होती है, कैसे देश की इकोनॉमी की गणना की जाती है, जीडीपी वगैरह क्या होती है। तो यदि एक कंपनी बंद होती है तो उसका इकोनॉमी पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। नंबर दूसरा जो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है वो पड़ता है जो जनरल पब्लिक होती है उसके ऊपर। पब्लिक के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है, इसके कई मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट। अब बहुत से लोग कहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट को हम इकोनॉमी के अंदर क्यों नहीं ले सकते। हालांकि हम एम्प्लॉयमेंट को भी इकोनॉमी के अंदर कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार वाइड टर्म्स में ब्रीफली एक एक पॉइंट को पकड़कर समझाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने इसको सेग्रीगेट करके लिखा है। मैं यहाँ पर काफी सारे ऐसे ही टर्म्स यूज करूंगा। तो यदि एक कंपनी को क्लोज किया जाता है तो जैसे कि अभी हमने हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड HCL की बात की, तो उसके केसेस में आपने देखा कि किस तरह उसके एम्प्लॉइज रोड पर उतर आए, धरना कर रहे हैं। बहुत से लोगों के पास बच्चों को पढ़ाने की नौबत आ गई है, बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एक बहुत अहम चीज है जो कि यदि एक कंपनी बंद होती है तो उसकी वजह से इफेक्ट होता है। सेकंड चीज, जैसा कि मैंने अभी बताया, हेल्थ एंड एजुकेशन, इन पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि कंपनियां जनरली आप देखेंगे तो CSR, जब आप कंपनी एक्ट पढ़ेंगे तो कंपनी एक्ट के अंदर आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ाया जाएगा जो कि कंप्लीटली CSR के ऊपर बेस होगा, जिसके अंदर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनीज की होती है उसके बारे में बताया जाएगा कि कंपनियां कैसे इस सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए, कैसे कंपनी इस समाज को एक अच्छा समाज बनाने के लिए इस समाज के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। भले आम जनता भले ही इन कंपनियों को गाली देती हो, लेकिन फिर भी ये कंपनियां इस समाज के लिए क्या क्या करती हैं ये सब आप देखेंगे। हालांकि जो ये लीगल रिक्वायरमेंट है इनके कारण भी कंपनियां ऐसी करती हैं, लेकिन सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट्स के कारण कंपनियां ऐसा करती हैं ये बात सही नहीं है, क्योंकि CSR के अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि बहुत ज्यादा पब्लिक वेलफेयर के लिए कार्य करती हैं और जो आप न्यूज के थ्रू देखते रहते होंगे। यदि आप कॉर्पोरेट न्यूज ज्यादा पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट न्यूज से रिलेटेड टॉपिक ज्यादा पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट न्यूज से रिलेटेड चैनल्स देखते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो आपको इनकी नॉलेज रहती होगी। थर्ड जो चीज है
फर्स्ट चीज इकोनॉमी पर अफेक्ट पड़ेगा, सेकंड चीज पब्लिक पर अफेक्ट पड़ेगा, पब्लिक के ऊपर एम्प्लॉयमेंट का असर पड़ेगा, हेल्थ एजुकेशन का असर पड़ेगा। थर्ड चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत हो सकती हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, और वो होता है अदर बिजनेसेस। कुछ और भी बिजनेस होते हैं जो कि इस बिजनेस की वजह से इफेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए एक कंपनी है, वो कंपनी मारुति बनाती है। अब मारुति की बात आई है तो मैं एक कंपनी ले लेता हूं, 1 मिनट। एक कंपनी है, sorry for the inconvenience, just for a second। ओके, एक कंपनी है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी क्या करती है, कार मैन्युफैक्चर करती है। इसी कंपनी के साथ एक कंपनी का टाई अप है, और वो कंपनी क्या करती है, इस कंपनी की हेडलाइट्स बनाती है, और उस कंपनी का नाम है IJL, इंडिया जापान लाइटिंग इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी है IJL जो कि मारुति सुजुकी को हेडलाइट्स सप्लाई करती है। अब जरा सोचिए, यदि मारुति सुजुकी कंपनी कल को बैड फाइनेंशियल सिचुएशंस के चलते बंद होती है, तो क्या उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट IJL कंपनी पर नहीं पड़ेगा? यानी कि यदि ये कंपनी बंद होती है किसी भी रीजन की वजह से, तो अदर बिजनेसेस पर, अदर कंपनीज पर, भले वो कंपनियां छोटी हो या बड़ी हो, उनके ऊपर उसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा पड़ता है। इसीलिए अदर बिजनेसेस को कोई बहुत भारी लॉस ना हो, इसलिए जल्दी से किसी कंपनी को बंद नहीं किया जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनियां इतनी बड़ी होती हैं कि दूसरी कई कंपनियां उस कंपनी के ऊपर पूरी 100%, यहाँ तक कि 100 नहीं तो 90 to 95% तक टिकी रहती है। यानी कि उसका जो 90 to 95% जो बिजनेस होता है या फिर 100% बिजनेस होता है, वो उसी कंपनी के थ्रू होता है। अगर यदि कल को वो कंपनी बंद हो जाती है तो उस कंपनी का क्या होगा, उसके अंदर काम करने वाले वर्कर्स का क्या होगा? तो ये एक बहुत ही बैड चीज है। इससे अगला इसका रीजन हो सकता है फार्मर्स, या फिर इसको हम बोल सकते हैं रॉ मटेरियल सप्लायर्स। जैसे कि कुछ कंपनियां होती हैं जिनको कि रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अभी मैं आपको आगे चलकर एक कंपनी बताऊंगा जो हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक कंपनी ऐसी है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू जो कंपनी गई है, यानी कि एक बार उस कंपनी की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो बहुत ही खराब हो गई थी, जिसके चलते उस कंपनी को इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट किया गया दोबारा से चलाने के लिए। जिस समय की वो डेनिम के अंदर जो एक कपड़ा होता है उसके अंदर अपना बिजनेस कर रही थी, और उस बिजनेस के अंदर उसने बहुत ज्यादा फंड लगा दिए, और इतने फंड लगाए कि उसने अपने बिजनेस का जो मैक्सिमम रुपया था, मैक्सिमम जो उसके पास लिक्विड कैश था, वो उस बिजनेस के अंदर डाल दिया। बहुत सारे लोन्स लिए गए, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल लेंडर्स के द्वारा। बाद में हुआ कुछ ऐसा कि जो डेनिम कपड़ा था उसकी मांग बहुत ही कम हो गई, और कंपनी की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो बहुत बुरी हो गई। कंपनी को जो लोन था उसकी जो पेमेंट करनी थी
लोन्स की पेमेंट करने के लिए, उसका इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए, डिवेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट था उसकी पेमेंट करने के लिए भी पैसा नहीं बचा। आखिरकार कंपनी की बुरी स्थिति को देखते हुए कंपनी को बचाने के लिए रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ा। उस कंपनी का नाम था अरविंद मिल्स। अरविंद मिल्स के अंदर क्या हुआ था ये हम अभी आगे जाकर पढ़ेंगे। इसकी कंप्लीट केस स्टडी हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये कंपनी भी इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन के अंदर गई थी। तो देखिएगा, अरविंद मिल्स जो कंपनी थी ये क्लोथ का बिजनेस करती थी। बहुत पुरानी कंपनी है, इस समय भी एग्जिस्ट करती है, चल रही है, काफी ज्यादा प्रॉफिट के अंदर ये कंपनी है। इस कंपनी को क्लोथ को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती थी। रॉ मटेरियल में इसको कॉटन की आवश्यकता होती थी। अब कॉटन कहां से आएगा? कॉटन इसको कौन सप्लाई करेगा? फार्मर, किसान इस कंपनी को कॉटन सप्लाई करता था, जिसका कि ये आगे क्लॉथ बनाती थी और उस क्लॉथ को इंडिया और फॉरेन दोनों जगह सप्लाई करती थी। फॉरेन में सप्लाई करती थी, फॉरेन करेंसी इंडिया में आती थी। आप इकोनॉमिक्स आगे की समझ गए होंगे कि क्या इसका इम्पैक्ट होता है। तो इस कंपनी को बचाना बहुत ही अच्छा डिसीजन था गवर्नमेंट का, और ये बिजनेस आज भी चल रहा है, ये कंपनी आज भी चल रही है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये कंपनी सालों साल चलती रहे। अब एक कंपनी है पार्ले जी। पार्ले जी बिस्कुट्स बनाती है। अब बिस्कुट बनाने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है जो फार्मर सप्लाई करता है, और वो रॉ मटेरियल क्या है? व्हीट, गेहूं, क्योंकि बिस्कुट बनाने के लिए गेहूं की आवश्यकता पड़ती है और उस गेहूं के लिए किसानों से गेहूं खरीदा जाता है। कल को अगर यदि ये कंपनी बंद होती है तो इसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट फार्मर्स पर पड़ेगा, व्हीट के प्राइस पर पड़ेगा, जिसके लिए लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि कंपनियों को बचाया जाए, क्योंकि एक कंपनी के बंद होने से उसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कहां पड़ता है ये कोई नहीं बता सकता, इसीलिए कंपनी को बचाया जाता है। तो अभी हमने देखा कि एक कंपनी का जो बंद होने का जो इम्पैक्ट है वो दूसरी कंपनी पर भी पड़ सकता है, फार्मर्स पर भी पड़ सकता है। जैसे कि इस टाइम पर आप शहरों के अंदर देखते हैं कुछ कंपनियां हैं जैसे कि अमूल, मदर डेयरी, ऐसे ही काफी सारी कंपनीज हैं जो कि बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती हैं। ये जो कंपनियां हैं ये दूध, घी, दही, मक्खन, ये सब प्रोडक्ट्स इनके प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं और इन सब की ये कंज्यूमर्स को सप्लाई करती हैं। लेकिन इन सब के लिए इन्हें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल क्या है? मिल्क, क्योंकि मिल्क से ही बटर, मिल्क से ही मिल्क की सप्लाई करेगी आगे कस्टमर्स को। दूध, दही, छाछ, घी जो कुछ भी होगा मिल्क से बनाया जाता है, और ये कहां से आता है? फार्मर से। अगर यदि इन कंपनीज के ऊपर कल को इफेक्ट होता है, इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ जाती है और ये कंपनियां बंद की जाती हैं, तो इसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? फार्मर्स पर पड़ेगा। तो यही सब कारण है कि कंपनियों को बचाया जाना चाहिए, क्योंकि कंपनियों के बंद होने के कारण उसका जो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट है वो दूसरी कंपनियों पर भी पड़ता है, उसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट देश की गरीब जनता पर भी पड़ता है, उसका इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पर भी पड़ता है, लोगों के रोजगार खत्म होते हैं, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर भी पड़ता है, देश की इकोनॉमी पर भी पड़ता है। तो इसीलिए कंपनियों को बचाना बहुत जरूरी है। अभी आपने देखा होगा, आप सीए कर रहे हैं, आपको कुछ एक चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा देखनी चाहिए।
जैसे कि कोई भी कॉरपोरेट न्यूज, कंपनी से रिलेटेड यदि कोई न्यूज आती है तो वो आपको पढ़ते रहना चाहिए। जीएसटी का कितना कलेक्शन होता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। इनकम टैक्स का कितना कलेक्शन होता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, एक मिनट। ओके, तो जीएसटी और इनकम टैक्स का कितना क्या कलेक्शन होता है पिछले प्रीवियस ईयर में, एक साल में गवर्नमेंट ने कितना कलेक्शन किया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी पहला कमेंट 10 होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, सीए इंटर कंप्लीट। इसी के साथ उनको सीए फाइनल की भी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो देखिएगा, जीएसटी जब आप टैक्स पढ़ेंगे तब आपको टैक्स पढ़ाते टाइम बताया जाएगा कि आखिरकार गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है, क्या कारण है कि सरकार को टैक्स लगाने की जरूरत पड़ती है। तो उसमें से कुछ रीजंस आपको बताए जाएंगे, जैसे कि गवर्नमेंट को कुछ खर्चे हैं, एक्सपेंसेस करती है गवर्नमेंट, उसके लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। और उन एक्सपेंसेस में कुछ एक एक्सपेंसेस आपको बताए जाएंगे, जैसे कि एजुकेशन की गवर्नमेंट स्कूल चलाती हैं, हेल्थ गवर्नमेंट हेल्थ प्रोवाइड करती है, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड पुल वगैरह, नहरें, गांव में नहरें प्रोवाइड करती हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करती है, देश को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। आज एक गरीब परिवार का बच्चा जो कि ज्यादा नहीं पढ़ सकता, क्या करता है, 12 तक जैसे भी पढ़ता है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीद लगाता है कि उसे एक नौकरी मिले जिससे कि वो अपना घर परिवार चला सके। अब मान के चलिए एक बच्चा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है, नॉर्मल है, उसको पता है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो भी सरकार से कुछ न कुछ अपेक्षा जरूर रखता है। किसी के फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो भी सरकार से कुछ न कुछ अपेक्षा रखता है। इसीलिए कोई गरीब है, कोई वृद्ध इंसान है, बूढ़ा इंसान है, वो भी सरकार से अपेक्षा रखता है। इसीलिए सरकार क्या करता है, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन सरकार प्रोवाइड करती है। वृद्ध व्यक्ति सरकार को कमा कर नहीं देता है, लेकिन सरकार उसको पेंशन देती है, क्योंकि सरकार का दायित्व है। किसानों को सरकार मदद भेजती है कि सरकार का दायित्व है। यहां तक कि विदेशों में आप देखेंगे कि गरीब जो जनता होती है उसको मंथली बेसिस के ऊपर पैसा दिया जाता है, और ये सरकार का एक बहुत अच्छा डिसीजन है। भारत के अंदर ये सब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भारत की सरकार अभी उस हालात में नहीं है कि वो गरीबों को पैसा दे सके। हालांकि सरकार को इस पर जरूर काम करना चाहिए, क्योंकि जो पैसे वाला है वो तो अपना घर चला ही लेता है, लेकिन जो गरीब है उस पर भी एक बार जरूर थोड़ा सा ध्यान सरकार को अवश्य देना चाहिए। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो है कि गरीब इंसान को पैसा देना सही है या नहीं, आप उसको एक बार जरूर विजिट करके देख सकते हैं। आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि गरीब कि विदेशी जो सरकारें हैं वो किस लिए गरीबों को पैसा देती हैं। हालांकि हमारी सरकार की मजबूरियां हैं, हम उसको समझते हैं, और हम अपने देश में अपनी सरकार को एक दिन इस काबिल बनाएंगे कि हमारी सरकारें भी गरीबों को हर बेसिक रिक्वायरमेंट्स उनकी फुलफिल करेगी, उनकी मदद करेगी।
तो जो वृद्ध इंसान होते हैं, बूढ़े इंसान होते हैं, उनको बिना किसी काम किए पेंशन दी जाती है ताकि वो अपनी जो एक वृद्ध एज हो गई है, उनकी एज एक लिमिट से ऊपर चली गई है, उसके बाद उनसे काम नहीं हो पा रहा है, कल को परिवार में किसी कारण से चलते कोई दिक्कत हो जाती है और उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना एक रिक्वायरमेंट हो जाती है, यानी कि उनका खर्चा चलाने वाला कोई और नहीं होता है, तो उन्हें सरकार कुछ थोड़ी बहुत मदद देती है जिससे कि वो अपना खर्चा चला सके। देश में फौजी खड़े हैं, अब एक फौजी हैं, मान के चलिए वो 18 साल की उम्र में जाकर बॉर्डर पर खड़ा हुआ और 48 साल की एज तक वो बॉर्डर पर खड़ा है, या फिर 38 साल की एज तक वो बॉर्डर पर खड़ा है, 20 साल तक वो बॉर्डर पर खड़ा है, 1 साल के उसको मान के चलिए 5 लाख मिल रहे हैं, तो 20 साल में उस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए सरकार को देने हैं। भले वो व्यक्ति वहां पर 1 रुपए भी ना कमाए, भले बस एक बंदूक को पकड़कर खड़ा रहे, यदि वहां पर 10 लाख लोग खड़े हैं तो 10 लाख करोड़ रुपए सरकार को उन्हें देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, भले वो एक ना कमाए। तो इसी कारण से जो लोग हैं जिनके अंदर सामर्थ्य है पैसा कमाने का, जो देश के अंदर पैसा कमा सकते हैं, सरकार उनसे पैसा वसूल रही है। हालांकि बहुत से लोग आजकल बोलते हैं कि ये जीएसटी है, इनडायरेक्टली हम ही से वसूल किया जाता है। ये बात सत्य है कि ये इनडायरेक्टली हम ही से वसूल किया जाता है। जब अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो इनडायरेक्टली जो कंज्यूमर होता है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। ये बात सत्य है, लेकिन इस बात को भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता कि जो ये टैक्स है ये बिजनेसमैन के द्वारा ही दिया जाता है, क्योंकि बिजनेस को खड़ा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। बिजनेस बनाना, यदि आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि कितना मुश्किल कार्य होता है। खैर, इस बात को छोड़ते हैं। तो इसको देखने के बाद आपको यह अवश्य समझ आ गया होगा कि बिजनेस कितना इम्पोर्टेंट है, बिजनेस को बचाना कितना इम्पोर्टेंट है और बिजनेस का कहां कहां पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। बिजनेस का इम्पैक्ट अनेक जगह पर पड़ता है। खैर, इन सब बातों को छोड़िए, अभी हम बात करते हैं कि एक बिजनेस को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू क्यों गुजारा जाता है, यानी कि एक बिजनेस के अंदर ऐसा क्या हो जाता है जिसके चलते कि उसको दोबारा से बिजनेस में लाने के लिए इतनी सरकार को मेहनत करनी पड़ती है। देखिएगा, मैं आपको अभी एक बैलेंस शीट दिखाता हूं, आप उस बैलेंस शीट को देखिए। दिस इज ए बैलेंस शीट ऑफ काठ लिमिटेड। काठ लिमिटेड की एक बैलेंस शीट है, एक कंपनी है काठ लिमिटेड, उसकी बैलेंस शीट है एज एट 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 की ये बैलेंस शीट है। अमाउंट इन रुपीज करोड़ एंड पर्टिकुलर्स में आप देखेंगे देयर इज ए शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 1 मिनट। देयर इज इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस। आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 10,000 का रिजर्व कंपनी के पास रखा है। और इसकी इस साइड में जब हम देखेंगे, एसेट साइड में हम देखेंगे तो एसेट साइड में P&L अकाउंट है, अक्यूमुलेटेड लॉसेज 50,000 रुपए, यानी कि कंपनी के पास 50,000 का लॉस है और प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ 10,000 का है। यानी कि कंपनी पिछले कई सालों से लॉस के अंदर जा रही है, जिससे कि इसका लॉस अक्यूमुलेट होकर यानी कि इकट्ठा होकर कितना हो चुका है 50,000। 50,000 का कंपनी के ऊपर लॉस है, लॉस का बर्डन है, अक्यूमुलेटेड लॉसेज है। और इन अक्यूमुलेटेड लॉसेज के कारण ही, क्योंकि कंपनी पिछले कई सालों से लॉस में जा रही है, इसलिए कंपनी के पास इतना फंड नहीं है कि वो अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सके। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, हालांकि इस समय जो बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाई जाती है उसमें इसका क्या ट्रीटमेंट होता है मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन मैं एक इसको पर्टिकुलर जो आप 11th-12th में पढ़े हैं, जो कि पहले जो जिस तरह से बैलेंस शीट बनाई जाती थी उस हिसाब से मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा इजी रहे। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को P&L से राइट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक हिसाब से ये कोई एसेट नहीं है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कोई एसेट नहीं है। देखिएगा, एसेट साइड में दिखाया हुआ है, एसेट साइड में क्या दिखाया है P&L अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कहां दिखाया है एसेट साइड में। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
जो ये लॉस है, लॉस क्या एसेट होती है? नहीं, लॉस एसेट नहीं होती है। लेकिन ये इस साइड में इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि इसके जो अपोजिट साइड में जो इसके बराबर की कैपिटल है वो वाइप ऑफ हो चुकी है, उड़ चुकी है वो कैपिटल। एक्चुअली वो बैलेंस शीट में दिख रही है लेकिन वो कैपिटल बची नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी चीज, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इसलिए दिखाए जा रहे हैं क्योंकि कंपनी पिछले काफी टाइम से लॉस में है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इन सभी को राइट ऑफ करने के लिए कंपनी के पास पैसा ही नहीं था, इसलिए ये सब खर्चे हैं जो कि बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिख रहे हैं। इसी के साथ में आप देखिएगा, एक कंपनी है जो कि पिछले 10 सालों से नुकसान झेल रही है। पिछले 10 सालों से एक कंपनी नुकसान झेल रही है और उस कंपनी ने अपनी इंटेंजेबल एसेट्स के अंदर गुडविल दिखाई है। जिस कंपनी के 50,000 के एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं वो अपनी गुडविल 10,000 रुपए दिखा रही है। तो क्या एक ऐसी कंपनी जो कि पिछले 10 सालों से लॉस में है, 10 सालों से उस कंपनी के लॉस है, क्या उसका कोई नाम होगा? क्या मार्केट में एक ऐसी कंपनी का नाम होगा? क्या गुडविल क्या होती है? Goodwill is a good name or fame that is being created by a business over a period of time. गुडविल का यदि साधारण शब्दों में बात किया जाए तो एक गुड नेम और फेम है जो कि एक लंबे टाइम के द्वारा बिजनेस के द्वारा बनाया जाता है। जब आप आगे जाकर बिजनेस को देखोगे, आप जब फ्यूचर में जब चैप्टर देखेंगे अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, जहां पर कि ए कंपनी प्लस बी कंपनी दोनों अमलगमेट होगी, या फिर ए कंपनी बी कंपनी को जब परचेज करेगी तो कई बार क्या होता है, बी कंपनी की जो वैल्यू होती है, बी कंपनी की वैल्यू मान के चलिए है 54 लाख और इस कंपनी को खरीदा जाता है 60 लाख में। क्यों? क्योंकि बाकी इसकी गुडविल के लिए दिए जाते हैं। तो यही चीज होती है कि जब एक बिजनेस होता है जिसका कि काफी नाम होता है, काफी प्रॉफिट कमाती है, तो वो बिजनेस अपनी गुडविल के लिए भी चार्ज करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि कार लिमिटेड P&L अकाउंट एक्यूमुलेटेड लॉसेज 50,000 के दिखा रहा है। पिछले 5-10 सालों से इसको लॉस हो रहे हैं। इसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि ये अपने खर्चों को राइट ऑफ कर सके। इन सब के बावजूद भी ये अपनी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिखा रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। ये सब क्या है? ये सब भी 0, क्योंकि ये एसेट नहीं है। दूसरी चीज, जब एक कंपनी बंद होती है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है, उसकी हर चीज की वैल्यू गिर जाती है। जो इसकी आज ये बैलेंस शीट में इतने के रुपए दिखाए जा रहे हैं, अगर यदि इनकी मार्केट वैल्यू कल को बेचने जाते हैं तो ये नहीं मिलेगी, यानी कि ये भी ओवर वैल्यूड हैं। अगर यदि एक मिनट, अब देखिए इस कंपनी की वैल्यू क्या होती है। मान के चलिए इसकी जो मशीनरी है इसकी फेयर वैल्यू है 30,000 करोड़, बिल्डिंग की है 40 करोड़, 40,000। गुडविल 0 क्योंकि लॉस मेकिंग बिजनेस है। पेटेंट्स 5,000 मान लेते हैं। डेटर्स बिजनेस लॉस में है, कुछ ना कुछ बैड डेट्स अवश्य निकलेंगे, 18,000। कैश एट बैंक 2,000। P&L लॉस है 0, प्रिलिमिनरी 0, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 0। टोटल कीजिए 18 to 20, 20 40 30 50 50 40 90 95,000, यानी कि ये इसकी टोटल एसेट है 95,000। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो ये बिजनेस है ये क्या है, ओवर वैल्यूड है। जो बैलेंस शीट है इसको देखकर स्पष्ट आप पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये ओवर वैल्यूएशन किया गया है। जो इसकी रियल वैल्यू है उससे ज्यादा इसकी वैल्यूएशन दिखाई गई है। आप नीचे चलिए,
ये लाइन आप देखिए, सच ए सिचुएशन लीड्स द कंपनी टू शो इन हायर नेट वर्थ एंड नॉट डिपिक्टिंग ए ट्रू पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो नॉट डिपिक्टिंग ए ट्रू पिक्चर कंपनी की शो नहीं करते हैं। इट शोज ए हायर नेटवर्थ, और ये एक हायर नेटवर्थ शो करती है। हायर नेटवर्थ इसलिए शो करती है हायर नेटवर्थ इसलिए शो करती है क्योंकि कंपनी के पास इंटेंजिबल एसेट्स पड़ी होती हैं जिनकी कि उसकी रियल में कोई वैल्यू नहीं होती है। कंपनी की बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े रहते हैं, कुछ ऐसे खर्चे पड़े रहते हैं जिनको कि कंपनी के द्वारा राइट ऑफ नहीं किया गया है। कंपनी की एसेट्स ओवर वैल्यूड होती हैं। कंपनी के जो लोन्स होते हैं, डिवेंचर होते हैं, वो बहुत ही हाई रेट पर होते हैं, यानी कि कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड खर्चे भी बहुत बढ़ जाते हैं। कंपनी का जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है वो भी कई बार एक्यूमुलेटेड होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड होता है वो यदि कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी देगी, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो कंपनी डिविडेंड पे नहीं करेगी। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में आपने कई तरह के प्रेफरेंस शेयर पढ़े होंगे कि प्रेफरेंस शेयर कई प्रकार के होते हैं, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कई तरह के प्रेफरेंस शेयर पढ़े हैं, जिनमें से एक तरह के प्रेफरेंस शेयर वो भी होते हैं जिनमें कि इनका जो डिविडेंड होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। यदि इस साल आपने डिविडेंड पे नहीं किया तो अगली साल आपको 2 साल का डिविडेंड मिलेगा। अगली साल भी यदि कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है तो थर्ड ईयर में कंपनी को 3 साल का डिविडेंड पे किया जाएगा, करना पड़ेगा। तो एक बार आप इन सभी लाइंस को हम पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। वह ने कंपनी, एक मिनट, वह ने कंपनी हैज बीन मेकिंग ह्यूज लॉसेस फॉर सेवरल ईयर्स। जब एक कंपनी ह्यूज लॉसेस बियर करती है कई सालों तक, द फाइनेंशियल पोजीशन डज नॉट प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो इस सिचुएशन में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी के वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं करते। इन सच ए कंपनी, ऐसी कंपनी में द एसेट आर जनरली ओवर वैल्यूड। जो एसेट्स होते हैं वो जनरली ओवर वैल्यूड होते हैं। बैलेंस शीट एसेट साइड कंसिस्ट ऑफ, जो बैलेंस शीट की एसेट साइड है इसमें आपको मिलेंगे फिक्टिशियस एसेट्स, कुछ ऐसे एसेट्स जिनकी रियल में कोई वैल्यू नहीं है। अनरिप्रेजेंटेड इंटेंजिबल एसेट्स, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। तो क्या होता है, when a company has been making huge losses for several years, the financial position does not present a true and fair view of the financial state of affairs of the company। क्या होता क्या है देखिएगा, मैं बताता हूं आपको। एक कंपनी है जिसने कि फर्स्ट ईयर में लॉस किया, सेकंड ईयर में लॉस किया, थर्ड ईयर में लॉस किया। उसके बाद क्या होता है, उसकी बैलेंस शीट में कुछ फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं जो कि शो होनी शुरू हो जाती हैं। उसकी बैलेंस शीट में अनरिप्रेजेंटेड इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं जो कि शो होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि गुडविल। उसकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेबिट बैलेंस दिखाया जाता है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है, लॉस को रिप्रेजेंट करता है, वो रियल में एसेट नहीं होती। इसी कारण से जो उसकी बैलेंस शीट होती है वो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी शो नहीं करती है। थर्ड चीज, ह्यूज बर्डन ऑफ करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी। करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज का कंपनी के ऊपर बहुत भारी बर्डन होता है, लाइक लोन्स, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब देखना, इस केस के अंदर जैसा कि हमने देखा कंपनी की जो कुल एसेट्स की वैल्यू है वो है 95,000।
और यदि कंपनी की लाइबिलिटीज की बात करें तो 50 और 30, 80 और 20 और 10, 1,10,000, यानी कि 1,10,000 आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी है कंपनी के ऊपर, और कंपनी की टोटल एसेट्स 95,000 की है। यानी कि इन द प्रेजेंट सिचुएशन इफ द कार्ट लिमिटेड सेल ऑफ ऑल इट्स प्रेजेंट एसेट्स वेदर करंट और नॉन करंट एसेट्स, इट विल नॉट बी एबल टू इवन पे फॉर इट्स आउटसाइडर लाइबिलिटीज। यदि इस सिचुएशन में कार्ट लिमिटेड अपनी करंट और नॉन करंट दोनों तरह की एसेट्स को कंप्लीटली सेल कर देता है तो भी जो कार्ट लिमिटेड है वो सिर्फ आउटसाइडर लाइबिलिटीज को भी पे नहीं कर पाएगा। इसके अलावा कंपनी की जो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैं वो बैलेंस में पड़े रह जाएंगे। इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि कंपनी की कितनी बुरी सिचुएशन इस केस के अंदर है, क्योंकि कंपनी के ऊपर ह्यूज बर्डन है करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज का, लाइक लोन्स, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फोर्थ चीज, कंपनी के पास नेग्लिजिबल और नो रिजर्व्स, कंपनी के पास रिजर्व नहीं है। हालांकि ये एक जाहिर सी बात है, जब कंपनी के पास प्रॉफिट्स ही नहीं है तो कंपनी रिजर्व कहां से क्रिएट करेगी। हालांकि रिजर्व के ऊपर हम एक कम्प्लीटली सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें कम्प्लीटली आपको 100% डिटेल दी जाएगी कि कंपनी के पास रिजर्व के रिगार्डिंग क्या क्या कानून है, लॉ क्या कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, कि क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इसके बारे में कुछ कहते हैं। आपको उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस की कंप्लीट डिटेल मिलेगी, तो आप उस वीडियो को चेक कर लेना। जल्द ही 2 से 3 दिन में मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो अभी आपने देखा When a company has been making huge losses for several years, the financial position does not present a true and fair view of the state of affairs of the company. जब कई सालों तक लॉस कंपनी इंकर करती है तो उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उसकी ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन को शो नहीं करती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में एसेट्स ओवरवैल्यूड होती हैं, बैलेंस शीट में ये सब शो होता है, ह्यूज करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज का बर्डन होता है और नेग्लिजिबल और नो रिजर्व होते हैं। सच ए सिचुएशन लीड्स द कंपनी टू शो ए हायर नेटवर्थ एंड नॉट डिपिक्टिंग ए ट्रू पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि कंपनी की जो नेटवर्थ होती है वो हाई शो की जाती है और वो एक ट्रू पिक्चर को डिपिक्ट नहीं करती है। इन शॉर्ट द कंपनी इज ओवर कैपिटलाइज्ड। साधारण शब्दों में कहा जाए तो कंपनी ओवर कैपिटलाइज होती है, यानी कि जो कंपनी की जो कैपिटल है वो पूरी तरह से वाइप्ड आउट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, लेकिन कंपनी को ओवर कैपिटलाइज दिखाया जाता है, कंपनी की कैपिटल को दिखाया जाता है बैलेंस शीट के अंदर, जबकि वास्तव में उस कैपिटल के एग्जिस्टेंस ही खत्म हो चुका होता है। हालांकि ऐसा कैसे होता है कि कैपिटल ही खत्म हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? इस टॉपिक के ऊपर मैं अभी 1 घंटे तक ओवर कैपिटलाइज क्यों होता है, नेक्स्ट 1 घंटे में मैं आपको ये चीज समझा दूंगा, आप थोड़ी देर रुकिए। सच ए सिचुएशन ब्रिंग ए नीड फॉर रिकंस्ट्रक्शन रीऑर्गेनाइजेशन। यही सिचुएशन है जिसके कारण कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, कंपनी को रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है, यानी कि कंपनी के ऊपर आउटसाइडर लायबिलिटी का बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है, कंपनी के ऊपर ह्यूज लॉसेस पिछले प्रीवियस कुछ सालों में कंपनी बियर कर चुकी होती है, कंपनी के पास कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि रियली में एसेट साइड में दिख रहे होते हैं और उन्हें सेट ऑफ करने के लिए भी कंपनी के पास पैसा नहीं होता है। कंपनी की बैलेंस शीट में जो कि रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती वो इंटेंजिबल एसेट्स शो करती हैं, यानी कि जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो पूरी तरह से गलत होती है। हालांकि गलत नहीं होती है, ये बनाने का तरीका है कि एक कंपनी की बैलेंस शीट टैली कैसे होगी। कंपनी की बैलेंस शीट बनाने की ये 100% जेन्युइन मेथड है, ये गलत नहीं है, लेकिन ये जो मेथड है ना ये ट्रू पिक्चर शो नहीं करता। जब आप ऑडिट पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे, आपको बहुत जगह पर आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा,
कि टू शो ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, लेकिन यहां पर ये नहीं हो रहा। जो बैलेंस शीट है वो कंपनी की ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो नहीं कर रही है। इन रियल कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में है। हो सकता है अगर यदि ऐसे ही सिचुएशन चलती रही तो 1 से 2 साल के अंदर कंपनी को लिक्विडेट या वाइंड अप करना पड़े। लेकिन कंपनी को लिक्विडेट और वाइंड अप करना बहुत ही प्रॉब्लम की चीज है। सरकार हमेशा ऐसा करने से बचती है और बचना भी चाहिए, क्योंकि इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं ये हम अभी देख चुके हैं। इसीलिए लिक्विडेट होने से पहले, लिक्विडेट या फिर वाइंड अप करने से पहले कंपनी को एक जो मौका दिया जाता है वही है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं आप इंडिया में देखेंगे जो कि पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से गुजरी, यानी उसको पहले इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट किया गया, लेकिन आखिर में क्या हुआ, उस कंपनी को वाइंड अप करना पड़ा, लिक्विडेट करना पड़ा। बहुत सी कंपनियां अभी भी है, इस समय भी इंडिया में है, जो कि इस समय लिक्विडेशन की प्रोसेस के थ्रू जा रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिएगा। आज से कुछ टाइम पहले, अभी आपने लॉ पढ़ा होगा, लॉ के अंदर आपने एक टर्म बहुत ज्यादा बार पढ़ा होगा, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और NCLT। लेकिन NCLT से पहले भी कुछ था, मैं आपको एक निकाल के दिखाता हूं। यहां जाते हैं और मैं लिखता हूं BIFR। व्हाट इज BIFR? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। NCLT से पहले ये एग्जिस्ट करता था इंडिया के अंदर। एक बार इसका एक क्विक ओवरव्यू मैं आपको दिखाता हूं। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल क्या है ये, देखिएगा। द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन वॉज a development financial institute under the ownership of Ministry of Finance, Government of India, part of the Department of Financial Services of the Ministry of the Finance। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप में था, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक हिस्सा हुआ करता था। सेटअप इन जनवरी 1987, 1987 में इसका गठन किया गया। ये एग्जिस्टेंस में आया बाय द राजीव गांधी गवर्नमेंट, यानी कि कांग्रेस की सरकार के द्वारा 1987 में BIFR का गठन किया गया। इट्स ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव था इसका? टू डिटरमाइन द सिकनेस ऑफ इंडस्ट्रियल कंपनीज, जो इंडस्ट्रियल कंपनीज थी उनकी सिकनेस को डिटरमाइन करना, यानी कि जो कंपनियां जो कि सिक थी, बीमार थी। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि व्यक्तियों के डॉक्टर होते हैं, पशुओं के डॉक्टर होते हैं। आपको कॉर्पोरेट लेवल पर कंपनियों का डॉक्टर बनना है, आपको हर चीज का पता होना चाहिए कि ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। तो BIFR को सिर्फ इसीलिए एग्जिस्टेंस में लाया गया ताकि वो डिटरमाइन कर सके। क्या डिटरमाइन करेगा? सिकनेस ऑफ इंडस्ट्रियल कंपनीज, कि कुछ ऐसी कंपनियां जो कि बहुत लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म कर रही थी लेकिन इस समय बेहद ही बुरी स्थिति में है, यानी कि जो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत खराब है, और यदि इसी फाइनेंशियल पोजीशन से वो फ्यूचर में चलती रहेगी तो हो सकता है कि कल को जाकर उन्हें बंद करना पड़े। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि डिटरमाइन करेगा कि कौन सी कंपनियां बैड फाइनेंशियल सिचुएशन से सरवाइव कर रही हैं। एंड और दोनों में आपको फर्क पता होना चाहिए एज ए लॉ स्टूडेंट। एंड का मतलब होता है प्लस, एंड और का मतलब होता है दिस और दैट, ये या फिर ये। तो फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव था determine the sickness of industrial companies and to assist reviving those that may be viable
and assist in reviving those that may be viable, और उनकी मदद करना दोबारा से अच्छे समय में जाने में, यानी कि कुछ ऐसी कंपनियां जो कि बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी उनको फिर दोबारा से एक अच्छे दौर के अंदर ले जाने में मदद करना, यदि वो रिवाइव कर सकती हैं। जैसे कि एक कंपनी थी भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भेल एक गवर्नमेंट पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी। इसी के साथ स्कूटर्स इंडिया आपने सुना होगा, वो भी एक गवर्नमेंट कंपनी थी। इन दोनों को बीआईएफआर ने सिक कंपनी डिटरमाइन किया, लेकिन गवर्नमेंट को लगा, बीआईएफआर को लगा कि इन कंपनियों को दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है, इनके अंदर वो पोटेंशियल है कि ये दोबारा से प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी में कन्वर्ट हो सकती हैं फ्रॉम द लॉस मेकिंग एंटिटी, कि आज ये कंपनियां लॉस कर रही है, कल को यही कंपनियां प्रॉफिट कर सकती है। उनके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उनकी पास्ट फाइनेंशियल पोजीशन के बेसिस पे, उनकी पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पर बीआईएफआर को ऐसा लगा कि फ्यूचर में ये कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेगी, तो कंपनी को दोबारा से रिट्राइव किया गया। एंड शटिंग डाउन द अदर्स, यदि बीआईएफआर को लगता है कि नहीं ये कंपनी बहुत बुरी स्थिति में है और आगे चलकर भी ये सरवाइव नहीं कर पाएगी, यानी कि आज यदि ये कंपनी लॉस मेकिंग है और आगे चलकर भी ये लॉस मेकिंग रहेगी, प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, तो बीआईएफआर उसको लिक्विडेट या वाइंड अप करने का सोच सकता था। ऑन 1 दिसंबर 2016 द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी 2016 के अंदर डिजोल्व बीआईएफआर को खत्म कर देती है एंड रेफर्ड ऑल प्रोसीडिंग्स टू द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और इसकी सारी प्रोसीडिंग्स को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड द नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल एनसीएलटी और एनसीएलटी को रेफर कर देती हैं एज पर प्रोविजन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के आधार पर, उसके प्रोविजंस के आधार पर 2016 1 दिसंबर 2016 को मोदी गवर्नमेंट बीआईएफआर को डिजोल्व करके इसकी सारी प्रोसीडिंग्स जो पेंडिंग केसेस थे वो सभी एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल को रेफर कर देती हैं। देखिएगा इसकी हिस्ट्री यदि हम देखें तो बीआईएफआर वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द सिक इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985, सिक्का इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, द सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट को। द बोर्ड वाज सेट अप इन 1987। ये सब आपके काम की चीज नहीं है, इसको मैं इस टाइम कट करता हूँ। अभी हम चलते हैं, इसके क्या स्ट्रक्चर था, क्या ऑब्जेक्टिव थे। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज है, एक्टिविटी एंड रिजल्ट्स। बीआईएफआर ने क्या क्या किया और उसके क्या क्या रिजल्ट्स सामने आए। तो मैंने अभी कुछ मिनट पहले आपको बताया था, बाय द एंड ऑफ 1991 the BIFR had registered 1020 केसेस BIFR के अंदर 1991 मार्च तक रजिस्टर हो चुके थे एंड he had 954. 175 वर डिसमिस्ड एज नॉन मेंटेनेबल, 175 को डिसमिस कर दिया गया नॉन मेंटेनेबल, and 124 were approved for the company to try to become net worth positive on their own. Of the other 661 cases, the board section 182 revival plan and recommend the 120 cases to be wound up. 120 को wound up का ऑर्डर दिया, 182 को रिवाइवल सैंक्शन किया गया, 124 को एट देयर ओन अपनी नेटवर्थ को पॉजिटिव करने का ऑर्डर दिया गया और 175 केसेस को डिसमिस किया गया।
ये बाकी बकवास है। BIFR हैज हैड मिक्स्ड सक्सेस। BIFR ना तो सक्सेस ना फेल, इसकी मिक्स सक्सेस है ऐसा माना जाता है। हालांकि यदि मुझसे पूछें तो BIFR सक्सेसफुल रहा। Some example of successful recoveries are the recovery of भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। मैंने 2 मिनट पहले बोला था आपको भेल, एक गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसको कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू रिवाइव किया गया। ये वही है भेल। अभी ये भेल है क्या? अभी आज प्रेजेंट में यदि इसको देखोगे, इसका शेयर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 128 रुपीज का इसका इस टाइम पर शेयर चल रहा है। ये इसकी ग्रोथ है, यानी कि एक बहुत ही पॉजिटिव कंपनी बनकर हमारे सामने ये कंपनी आई है। तो BIFR के सक्सेसफुल रिकवरीज के अंदर यदि हम देखें तो भेल भी एक रिकवरी थी इन द 1980s, 1980 के अंदर। ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है क्या? एक बार इसको भी देख लेते हैं। मैंने आपके लिए इसको देखा होगा कहीं पे। ये देखिए भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इज एन इंडियन सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग PSU। मैंने आपको 10 मिनट पहले एक PSU के बारे में बताया था कि भेल एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी जिसको कि रिकवर किया गया था रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू, और वो आज एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रही है। यही रीजन है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना बहुत जरूरी है। 1980s के अंदर इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया और आज ये एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करती है। एंड द लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड पावर जनरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ये सबसे लार्जेस्ट पावर जनरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है आज के टाइम पर। इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ओन करती है विद द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द हैवी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिश्ड इन 1956 एंड द हेल्प ऑफ द सोवियत टेक्नोलॉजी। भेल इज बेस्ड इन न्यू दिल्ली। ये सब बकवास है। अब देखिए, भेल वॉज एस्टेब्लिश इन 1956। 1956 के अंदर भेल को एस्टेब्लिश किया गया। हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड वॉज वर्ल्ड विद भेल इन 1974। हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड 1974 के अंदर भेल के अंदर मर्ज हुआ था। मर्जर क्या होता है, अभी आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम कंपनियां कैसे मर्ज होती हैं, मर्जर क्या होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, कंप्लीट डिटेल देखेंगे आप।
इस पॉइंट को बस याद रखना कि मर्जर कहीं पर आया था, वहां पर आप डिटेल में समझेंगे। डिटेल में तो फ्यूचर में चैप्टर आएगा, लेकिन एक ओवरव्यू भी नहीं बोल सकता, बस कुछ 2 से 4 लाइनें आपको इसके बारे में बताई जाएगी। When it was set up in 1956, BHEL was envisaged as the plane manufacturing PSU with technology type of Soviet। आगे चलते हैं। इसका एक अभी आपने देखा होगा चंद्रयान, उसके अंदर इसका भी योगदान रहा था। चंद्रयान 3 जो अभी मून मिशन हमारा सक्सेसफुल रहा पीछे कुछ टाइम पहले, तो इसके बारे में देखते हैं। शायद देखिएगा, इसकी सक्सेस देखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखिएगा, टेस्ट फैसिलिटीज, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, क्रिटिसिज्म, the BHEL will supply and will supply 80 Vande Bharat trains at the rate of 120 crore per train to the Indian Railways। Bharat Heavy Electricals Limited has achieved the unique milestone of supplying its 100th space-grade battery to ISRO for its very important and critical mission Chandrayaan 3। यानी कि इसरो चंद्रयान 3 जो मिशन था उसके लिए स्पेस ग्रेड बैटरी इसरो को इसी ने सप्लाई किया था। यानी कि आज के समय में यदि आप देखें तो ये कंपनी काफी ज्यादा ग्रोथ पर है। अभी इसकी यदि आप न्यूज पढ़ेंगे तो इस टाइम पर इसके काफी सारे एक और मर्जर इसका अभी न्यूज आई है कुछ टाइम पहले। अभी BHEL का 2013 की आप ये न्यूज देख सकते हैं। BIFR अप्रूव्स BHPV BHEL मर्जर। BHPV क्या है? भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड। और BHEL क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इन दोनों का मर्जर अप्रूव हुआ किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR। हालांकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया कि अभी NCLT और NCLAT के सारे केसेस जो BIFR के थे ये इन्हें हैंडल कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर BIFR इसलिए आया क्योंकि ये न्यूज जो है ये 2013 की है और BIFR को जो डिजोल्व किया गया वो 2016 में दिसंबर में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। तो 2013 में जिस टाइम पर BHPV के साथ BHEL का मर्जर होना था उसको अप्रूवल मिला, उस टाइम पर NCLT का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। ये जो पावर थी ये BIFR के पास ही थी। According to the sources, BIFR has approved the modified rehabilitation scheme submitted by BHPV and formal orders have been issued for the merger with immediate effect. Confirming this, BHPV Managing Director SCP Chingappa said, "This is one of the fastest merger I have taken place following the approval of the Union Cabinet in February." ये चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको देखने की कोई जरूरत आपको अभी नहीं है।
अभी आप सिर्फ इतना देखिए कि कंपनी जो थी भेल, जिसको कि बीआईएफआर ने 1980 के अंदर, बीआईएफआर ने 1980 के अंदर इसकी सक्सेसफुल रिकवरी की। उसके बाद ये कंपनी कभी ऐसी सिचुएशन में थी कि इसको बंद किया जाना था, लेकिन इसको रिकवर किया गया और उसके बाद इस कंपनी ने दूसरी कंपनियों को भी खुद में मर्ज किया। यानी कि ये कंपनी किस लेवल पर काम कर रही है ये आप खुद सोच सकते हैं। आज के टाइम में इंडियन रेलवेज के इंजन्स, वंदे भारत के अंदर इसका काम, चंद्रयान 3 के अंदर इसकी बैटरी का सप्लाई करना, यानी कि इस टाइम पर ये कंपनी किस लेवल पर काम कर रही है आप खुद सोच सकते हैं। और यदि इसी समय पर जब ये 1980 का टाइम था, उस टाइम पर यदि बीआईएफआर इसको लिक्विडेट करने का ऑर्डर देता, वाइंड अप करने की बात कहता और इसको रिकवर ना करता, तो शायद आज इंडियन गवर्नमेंट को एक बहुत भारी नुकसान हो सकता था, जो कि इस रिकवरी की वजह से बच गया। इसके बाद आप इसके अंदर देखेंगे, सेकंड नाम आता है अरविंद मिल्स। मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि कपड़े का इनका बिजनेस था। अरविंद मिल्स बहुत ही जानी मानी कंपनी थी। अभी इसका एक बार विकिपीडिया हम खोल के देखते हैं। अरविंद मीन्स फॉर्मली अरविंद लिमिटेड। इस टाइम पर इसका जो नेम है वो अरविंद लिमिटेड के नाम से इसके शेयर प्राइस, जो शेयर्स है वो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। पहले इसका नाम अरविंद मिल्स था। तो अभी आप देखिए, अरविंद लिमिटेड फॉर्मली, तो अभी आप देखिए, अरविंद लिमिटेड फॉर्मली अरविंद मिल्स इज ए टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग Arvind Limited, formerly Arvind Mills, is a textile manufacturer and a flagship company of the Lalabhai Group. Its headquarters in Naroda, अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया। गुजरात अहमदाबाद में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड फ्लैगशिप कंपनी है। संजय भाई लाल भाई इज द करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अरविंद एंड लाला भाई ग्रुप। ये इसके करंट चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये इसकी पूरी हिस्ट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं, कब इस कंपनी ने क्या किया। लेकिन हम इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ देखना चाहते हैं, तो यहां पर देखिएगा, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग इन द मिड ऑफ 1990s, 1990 के मिड में द कंपनी अंडरटूक ए मैसिव एक्सपेंशन ऑफ इट्स डेनिम कैपेसिटी इवन दो other cotton fabrics were slowly replacing the demand of denim. 1990 के मिड के अंदर ये कंपनी ह्यूज फंड लगाती है डेनिम की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, लेकिन उस समय पर जो बाकी कॉटन के फैब्रिक्स थे, वो जो डेनिम था उसको धीरे धीरे क्या कर रहे थे, रिप्लेस कर रहे थे। द एक्सपेंशन प्लान वाज फंडेड बाय लोन्स। जो एक्सपेंशन का प्लान था उसको लोन्स के द्वारा फंड किया गया था। बोथ इंडियन एंड ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि उसने जो लोन लिया वो इंडिया से भी लिया और इंडिया के बाहर से भी लिया। विद द डिमांड फॉर डेनिम स्लोइंग, डेनिम की जो डिमांड थी वो स्लो हो गई।
द कंपनी फाउंड इट डिफिकल्ट, कंपनी को बहुत ही दिक्कत आने लगी टू रीपे देयर लोन्स, लोन को रीपे करने में, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज्ड इंटरेस्ट बर्डन, कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन आ गया। इन द लेट 1990s, मिड ऑफ 1990s में कंपनी ने डेनिम के अंदर खुद को एक्सपेंड किया और लेट 90s में द कंपनी एनकाउंटर्ड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कंपनी को आने वाली 2 से 3 साल के अंदर ही फाइनेंशियल दिक्कतें आने लगी ड्यू टू इट्स डेब्ट बर्डन। किस लिए? क्योंकि इसने इंडियन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन से बहुत ज्यादा पैसा लिया अपने डेनिम के बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, और डेनिम का बिजनेस बाकी कॉटन फैब्रिक्स के आने की वजह से धीरे धीरे डाउन हो गया और इसके ऊपर ह्यूज डेब्ट बर्डन आ गया, लोन के इंटरेस्ट का बर्डन आ गया, रिजल्टिंग इन इनकरिंग सिग्निफिकेंट लॉसेस। क्या हुआ? सिग्निफिकेंट लॉसेस कंपनी को बियर करने पड़े। अब लॉसेस क्यों बियर करने पड़े, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको दिखाता हूं। ये एक कंपनी की बैलेंस शीट है, मान के चलिए अरविंद मिल्स की बैलेंस शीट है। कंपनी के पास कैपिटल थी 100 रुपए की, कंपनी के पास एसेट थे 100 रुपए के, कंपनी ने लोन लिया 50 रुपए का, एसेट भी आई 50 रुपए की। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था 10 रुपए का, लेकिन हुआ कुछ ऐसा, जस्ट 10 रुपए का, तो अब कंपनी ने ये जो 50 रुपए का लोन लिया, इसको डेनिम के बिजनेस में लगा दिया, डेनिम के फैब्रिक्स वगैरह परचेज किए, लेकिन जब इनको सेल किया गया तो बाकी फैब्रिक्स आने की वजह से जो ये सेल हुआ, ये मान के चलिए 45 में हुआ, 40 में हुआ, 35 में हुआ, इसकी वजह से ये लॉस बियर करने लगा। जो बाकी प्रॉफिट था वो इस लॉस के साथ एडजस्ट किया। एडजस्ट सिर्फ तब तक हुआ जब तक कि इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट था उसका बर्डन ना पड़ा। जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता गया, कंपनी का लॉस भी बढ़ता गया और कंपनी लास्ट में जाके रिजल्टिंग इन इनकरिंग सिग्निफिकेंट लॉसेज, कंपनी लास्ट में जाके लॉसेज में चल जाने लगी। द कंपनी केम अप विद अ डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, कंपनी डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के साथ आती है फॉर द लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, जो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स थे उनके साथ, बीइंग टेकन up in February 2001. This complex financial restructuring exercise, which involved several domestic and international lenders, is considered to be the benchmark and a case study in India. The resultant was overseen by Jay Shah, CFO. जो ये रिस्ट्रक्चरिंग थी, रिस्ट्रक्चरिंग जो ये की गई किसकी? अरविंद मिल्स की। उस टाइम पर ये किसके द्वारा सीन की गई? एक जय शाह नाम का व्यक्ति था जो कि कंपनी का सीएफओ था। और ये किसने एडवाइस पर की गई? एडवाइस बाय जेपी मॉर्गन हांगकांग टीम। जेपी मॉर्गन जो कि एक फाइनेंस की बहुत बड़ी कंपनी है। एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार क्या है। JP Morgan Chase and Company is an American multinational financial services firm headquartered in New York City and incorporated in Delaware. It is the largest bank in the United States and the world's largest bank by the market capitalization as of 2023.
ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है, हेडक्वार्टर्ड है न्यूयॉर्क के अंदर, जिसका कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर बैंक है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैंक है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन 2023 तक। तो जेपी मॉर्गन क्या है आप जानते हैं। इसके एडवाइस के ऊपर अरविंद मिल्स का रिस्ट्रक्चरिंग किया गया। इसी के साथ किसके द्वारा ओवरसीन किया गया, ये किया गया जयेश शाह सीएफओ, यानी कि जयेश शाह कंपनी का सीएफओ था। आखिर जयेश शाह कौन है वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। इस समय भी अरविंद मिल्स के अंदर ये होल टाइम डायरेक्टर एंड ग्रुप सीएफओ की पोस्ट पर हैं, डायरेक्टर और सीएफओ की पोस्ट पर है। ये है जिसने की कंपनी को एक बहुत ही बुरी कंडीशन से बचाया था और जो आज भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। यहीं पर आपका फ्यूचर है। कल आप भी यहीं पर जाएंगे यदि आप अपने को इस काबिल बना पाए तो। देखिए, जय शाह होल टाइम डायरेक्टर एंड ग्रुप सीएफओ। मिस्टर जय शाह is a director and chief financial officer of Arvind Limited, a flagship company of the Lalabhai Group, having an annual turnover of 1,133 million US dollar. He was working with the group in its various business divisions since 1985. 1985 से ये इसके बहुत सारे डिविजन्स में काम कर रहे हैं एंड इन द ईयर 2002 he became director of the board. 2002 में इनको बोर्ड का डायरेक्टर बनाया गया। मिस्टर शाह हैज ए डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिक करियर एंड हैज एन एक्सट्राऑर्डिनरी फाइनेंशियल रेगुलेशन एक्सपर्टाइज। इसकी क्वालिफिकेशन की यदि बात की जाए तो मिस्टर शाह इज एन एसोसिएट मेंबर ऑफ ICAI and a commerce graduate in Gujarat University. He is an chartered accountant. ये भी एक सीए है। तो आप सोच सकते हैं कि आप सीए बनने जा रहे हैं। आप कैसे कंपनियों की मदद कर सकते हैं, देश की मदद कर सकते हैं, समाज की मदद कर सकते हैं, कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर आप काम कर सकते हैं। खैर छोड़िए, हम अपने टॉपिक पर वापस जाते हैं। आपको एक टॉपिक पढ़ाते हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स जो अखबार है उसके अंदर ये न्यूज आई थी। न्यूज है कब की? 14 अप्रैल 2022 की। दो हजार बारह की ये न्यूज है। पुनीत and Kulin Lalabhai were schoolboys aged 16 and 13 when Arvind Mill came close to bankruptcy in 1998. 1998 में जब अरविंद मिल्स बैंक्रप्सी के नजदीक आई, यानी कि दिवालिया होने के नजदीक आई, तब जो पुनीत और कुलीन है वो 16 और 13 साल के थे और स्कूल में पढ़ाई करते थे। द लालाभाई ग्रुप फ्लैगशिप हैड piled up huge debts to finance capacity expansion just at the time when the demand for its main product denim went on a decline, and the managing director Sanjay Lalabhai was in negotiation with 85 domestic and international lender for restructuring the debt. ये वो समय था जब डेनिम के अंदर कंपनी ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर लगा दिया और उसी समय में डेनिम की जो डिमांड थी वो डाउन हो गई, जो कि हमने वहां पर पढ़ा था। यही वो समय था जबकि ये बिल्कुल जीरो हो चुके थे, यानी कि इनकी जो कंपनी थी वो दिवालिया खत्म होने के कगार पर थी और एक सीए ने इसको पूरा ओवरसीम किया, जिसको भी मैंने अभी आपको दिखाया।
और जेपी मॉर्गन जो कि एक फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है यूएसए का, और यूएसए का एक बैंक है जो कि इस समय मार्केट कैपिटलाइजेशन में वर्ल्ड का टॉप बैंक है, उसने इसको ओवरव्यू किया था। अभी हम फिर से बीआईएफआर की वेबसाइट पर आए हैं। ये वही बीआईएफआर है जिसकी तरफ हजारों लोगों की आंखें इस आस के साथ देखती थी कि शायद उनकी कंपनी फिर से स्टार्ट हो और उनका व्यवसाय फिर से चलता रहे। तो बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन की वेबसाइट पर आते हैं और अभी हम देखते हैं एक और यहाँ देखिए, BIFR had a mixed success. Some example of successful recoveries are the recovery of Bharat Heavy Electricals Limited in 1980 and the more recently the turnaround of Arvind Mills. हमने अभी तक देखा कि भेल को रिकवर किया गया 1980s में, और भेल ने उसके बाद कितने सारे मर्जर किए, कितना सारा काम किया। उसके बाद अरविंद मिल्स को रिकवर किया गया जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी जो कि आज भी एग्जिस्ट करती हैं और काफी ह्यूज लेवल के ऊपर प्रॉफिट्स अर्न करती हैं। और अरविंद मिल्स के भी यदि आप शेयर देखना चाहें तो स्टॉक मार्केट के अंदर 211 रुपए में आज भी इसके शेयर स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड किए जाते हैं जो कि ऑल टाइम हाई है। पिछले एक साल के अंदर कंपनी ने 126% का रिटर्न दिया है। इसके बाद बीआईएफआर की थर्ड जो बहुत ही बड़ी सक्सेस थी वो थी, मैंने कुछ टाइम पहले बताया था, स्कूटर इंडिया। स्कूटर्स इंडिया भी एक पीएसयू थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, बहुत बेहतरीन कंपनी थी। हालांकि ये वो कंपनी है जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी को सबसे पहले जब बैड सिचुएशन हो जाती है, लाइक काठ लिमिटेड, जैसे कि काठ लिमिटेड की इस टाइम बहुत बुरी स्थिति है, ऐसी स्थिति के पास कंपनी के पास कुछ सिचुएशन बचती हैं। अब वो सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, या तो ये स्ट्रेटेजिक अलायंसेस करे, स्ट्रेटेजी लगाए, किसी दूसरे कॉरपोरेट्स के साथ मिलकर काम करे, मर्जर करे, अमलगमेशन करे, एक्विजिशन करे, या एक्वायर हो जाए, या सेल कर दे, लिक्विडेट हो जाए, वाइंड अप हो जाए। लेकिन इन सभी के अलावा यदि ये काठ लिमिटेड एज ए काठ लिमिटेड फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहती हैं तो इसके पास ऑप्शन होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि खुद को सुधारे और अपना बिजनेस खुद करे फ्यूचर में। ऐसा ही किया था स्कूटर्स लिमिटेड के साथ हुआ। स्कूटर्स लिमिटेड बहुत ही बुरी फाइनेंशियल पोजीशन में पहुंच गया था। स्कूटर्स लिमिटेड को रिवाइव किया गया, जो बीआईएफआर आप पढ़ रहे हैं इसके थ्रू इसको रिवाइव किया गया। लेकिन यदि आप आज की इसकी सिचुएशन देखेंगे तो आज स्कूटर्स इंडिया दोबारा से खत्म हो चुका है। अभी नहीं हुआ है लेकिन होने वाला है। जैसे कि यदि आप यहां से भी जाएंगे तो ये देखिएगा, पेज डजंट एग्जिस्ट,
स्कूटर्स इंडिया का पेज एग्जिस्ट नहीं करता है। हालांकि ये था क्या, हुआ क्या, मैं आपको कंप्लीट अभी आपको दिखाता हूँ, जस्ट 2 मिनट लगेंगे। सबसे पहले आप एक बार ये देखिए, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, कृष्ण कुमार एंड ऋतु श्रीवास्तव, ये सब छोड़िए। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1972। 1972 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा, एज ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, बाय इंपोर्टिंग ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम ए डिफंक्ट ऑटोमोबाइल कंपनी इन इटली। इटली का एक ऑटोमोबाइल कंपनी का जो प्लांट एंड मशीनरी था उसको इंपोर्ट करके भारत सरकार ने 1972 में स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड SIL को एस्टेब्लिश किया था। The company incurred losses ever since its inception, so much so that at one point of time, 1989-90s, it made a loss of rupees 440 million against a sale of rupees 103 million। यानी कि स्टार्ट होने से बाद ये कंपनी लगातार लॉस करती गई, लगातार काफी लॉस किया। ऐसा भी एक समय था 1989 और 1990 की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके सामने आई, उसके अंदर इसका जो रेवेन्यू था वो 103 मिलियन, यानी कि 103 मिलियन का इसको सेल हुआ और इसको 404 मिलियन का लॉस हुआ। अभी आप इसके फाइनेंशियल सिचुएशन को समझ सकते हैं। It has accumulated losses to the tune of rupees 2125 million। accumulated losses, जो इसके लॉस पिछले सालों के इकट्ठे होकर जो हो गए थे अभी तक, वो 2125 मिलियन हो चुके थे। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, इस बैलेंस शीट के अंदर P&L में accumulated losses 50,000 रुपए के हैं, जो कि एसेट नहीं है, लेकिन एसेट साइड में दिखा के एसेट को ओवर वैल्यू किया गया है कंपनी को। इसी से कंपनी की ओवर वैल्यूएशन होती है और इसी को देखकर पता चलता है कि कंपनी की कितनी बुरी दशा है। ऐसा ही इस केस में हुआ कि कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर जो accumulated losses थे वो 2125 मिलियन के थे। 2125 मिलियन मतलब आप समझ सकते हैं 212 करोड़ रुपए। आज से इतने साल पहले 1972, 1980, 1990 की बात हो रही है, उस टाइम पर 212 करोड़ रुपए के एक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हुए थे, जबकि इसकी सेल टोटल 10 करोड़ रुपए की थी। द वर्कर यूनियंस वर agitating and fought for the battle of the against the government about the revival of। यहाँ पर देखिए, the government almost made up its mind to wind up the company। सरकार अपना पूरा मन बना चुकी थी कंपनी को बंद करने का, वाइंड अप करने का।